किसी अरबपति राजनेता, एक निजी निर्मित शहर, एक जटिल पारिवारिक विवाद और एक बहुराष्ट्रीय धोखाधड़ी मिलाने पर क्या होता है? आपका सामना होता है मैक्रोटेक डेवलपर्स से, जिसे ज्यादातर लोग लोड़ा के नाम से पहचानते हैं। यह निश्चित रूप से भारत के प्रमुख रियल एस्टेट दिग्गजों में से एक है, जो अपने सपने दिखाने वाले प्रोजेक्ट्स के साथ देश के आकाश को रेंगते हैं। उनके शेयरों ने आईपीओ के बाद एक अनियमित यात्रा की, लेकिन निवेशकों के लिए पुरानी चर्चा ये है, क्या आप एक मजबूत सोने जैसी बिल्डिंग का मौका देख रहे हैं या एक ताश के पत्तों के महलों की सजावट? आज हम अपना सुरक्षा हेडगियर और स्प्रेडशीट लेकर बैठने जा रहे हैं। हम संख्याओं, चार्टों, पारिवारिक ड्रामे और हाँ, छिपे हुए राजों की गहराई में जाने वाले हैं। सभी जुड़ाव के लिए तैयार रहें। कंपनी और उसके प्रमोटर लोड़ा की विरासत मैक्रोटेक डेवलपर्स कौन है? पहले नाम को स्पष्ट करते हैं। जिस कंपनी को आप स्टॉक मार्केट में मैक्रोटेक डेवलपर्स के तौर पर देखते हैं, वह पहले लोड़ा डेवलपर्स का नाम धारण करती थी। 1980 में मंगल प्रभात लोड़ा द्वारा स्थापित, उन्होंने अपने बड़े आईपीओ से ठीक पहले मैक्रोटेक नाम अपनाया था। लेकिन एक दिलचस्प कॉर्पोरेट मोड़ में वे अपनी पुरानी जड़ों की ओर लौट रहे हैं। जून 2025 तक कंपनी ने अपना नाम पुनः लोड़ा डेवलपर्स लिमिटेड करने का निर्णय लिया है। ऐसा लगता है जैसे उन्हें एक मिड लाइफ संकट का सामना करना पड़ा और पुराने नाम को अपनाना ही बेहतर लगा। यह एक छोटी सी बात है, लेकिन यह उनके ब्रांड के मूल की ताकत को दर्शाता है। संस्थापक दो दुनियाओं का सम्राट। लोड़ा को समझने के लिए आपको उनके संस्थापक मंगल प्रभात लोड़ा को भी जानना होगा। ये सिर्फ एक सामान्य व्यवसाय नहीं है, वे एक ऐसे व्यक्ति हैं जो दो शक्तिशाली भूमिकाओं को साथ रखते हैं। एक तरफ वे रियल एस्टेट साम्राज्य के मालिक हैं, जबकि दूसरी तरफ वे भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री हैं। 5 ये सिर्फ एक दिलचस्प तथ्य नहीं है, ये कंपनी की कहानी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। वे मुंबई के मालाबार हिल से 5 बार विधायक चुने जा चुके हैं। 5 जहां रियल एस्टेट और राजनीति का गहरा संबंध है, वहीं उनका एक प्रमुख राजनीतिक व्यक्ति होना कंपनी के 60% कारोबार का केंद्र बनाना आसान बना देता है। ये संबंध एक ताकतवर सुरक्षात्मक खाई मोट पैदा कर सकता है, जो भूमि अधिग्रहण और अनुमतियों की जटिलताओं को हल करने में मदद करेगा। हालांकि ये कंपनी को भी संवेदनशील बनाता है, जहां राजनीतिक बदलाव का असर सीधा हो सकता है। ये सच में एक दोधारी तलवार है, और निश्चित रूप से वे दुनिया के सबसे धनी व्यक्तियों में से एक हैं, जिनकी कुल संपत्ति 2025 तक $13 बिलियन से अधिक होने का अनुमान है। 5 अब उनकी अगली पीढ़ी जिम्मेदारी ले रही है, जिसमें उनके बेटे अभिषेक लोड़ा प्रबंध निदेशक और सीईओ हैं। बिजनेस मॉडल पालावा से पौष तक। तो उनका असली काम क्या है? उन्हें रियल एस्टेट के मास्टर शेफ समझें, जो हर स्वाद और बजट को ध्यान में रखकर काम करते हैं। उनका मुख्य फोकस आवासीय विकास है, लेकिन उन्होंने इसे विभिन्न श्रेणियों में बांट रखा है। उच्च स्तर पर उनके पास अल्ट्रा लग्जरी परियोजनाएं हैं, जो सबको आकर्षित करती है। द वर्ल्ड टावर्स, लोड़ा अल्टामाउंट और मुंबई में ट्रम्प टावर का सहयोग। 9 उन्होंने अपनी लग्जरी परियोजनाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी स्थापित किया, जिसमें लंदन में 2 हाई लेवल आवासीय प्रोजेक्ट शामिल हैं, जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे। लेकिन कंपनी का असली फ्रंटलाइन, जो उनकी बिक्री का आधा हिस्सा बनाता है, वह है किफायती और मध्यम वर्ग के आवासों का बड़ा चयन। 9 उनका ताज का गहना यहाँ पालावा सिटी है। यह महज एक आवासीय परिसर नहीं है, यह मुंबई के नजदीक 1000 एकड़ की एक स्मार्ट सिटी है, जिसमें अपने स्कूल, अस्पताल, पार्क और वाणिज्यिक केंद्र है। वे आपको केवल एक अपार्टमेंट नहीं, बल्कि एक पिन कोड बेचते हैं। यह विविधता उनका एक महत्वपूर्ण लाभ है, लेकिन उनके भौगोलिक फोकस पर ध्यान देना भी आवश्यक है। पुणे और बेंगलुरु में उनका विस्तार बढ़ रहा है, लेकिन मुंबई महानगर क्षेत्र MMR उनके साम्राज्य का मुख्य केंद्र है, जो उनकी आमदनी का बड़ा हिस्सा है। हाल ही में लोड़ा डेवलपर्स नाम लौटाने का निर्णय महत्व रखता है। यह निर्णय उनके दूसरे बेटे अभिनंदन लोड़ा के साथ ट्रेडमार्क विवाद के सौहार्दपूर्वक समाधान के बाद आया है। 11 संघर्ष लोड़ा नाम के उपयोग को लेकर था। कानूनी अधिकार सुरक्षित करने और तुरंत रीब्रांडिंग करके कंपनी बाजार को स्पष्ट संदेश दे रही है, लोड़ा ब्रांड उनका है, ये संपूर्ण है और यह यही है। यह एक महत्वपूर्ण समय पर उनके मूल पहचान का पुनर्स्थापन है। 10 वर्षीय वित्तीय यात्रा ऋण से मुक्ति की कहानी। अब चलिए हित देखते हैं कि यह इंजन वास्तव में किस चीज से बना है। संख्याएं एक रोचक कहानी कहती है।
और लोरा के लिए यह अस्थिर बढ़ोतरी के बाद एक नाटकीय और स्पष्ट रूप से प्रभावी वित्तीय बदलाव की कहानी है। एक दशक के डेटा को देखना हमें एक ऋणी निजी खिलाड़ी से वित्तीय अनुशासित विशालकाय बनने तक की उनकी यात्रा का स्पष्ट चित्र देता है। राजस्व और लाभ का कथा जैसा कि आप तालिका में देख सकते हैं, टॉपलाइन एक मजबूत, भले ही विचलित, वृद्धि की ओर बढ़ी है। महामारी के दौरान FY21 में गिरावट के बाद राजस्व फिर से ऊंचाई पर पहुंच गया, जो FY25 में 33.5% की भारी वृद्धि के साथ लगभग 138,010 INR तक पहुंच गया है। 12 बॉटम लाइन और भी अधिक प्रभावशाली है। शुद्ध लाभ FY25 में ही 78% की छलांग लगाकर 27,010 INR से अधिक हो गया। 12 ये हमें बताता है कि वे केवल अधिक संपत्तियां नहीं बेच रहे हैं, बिक्री पर उनकी लाभप्रदता में स्पष्ट सुधार हो रहा है। FY23 में लाभ में गिरावट का उल्लेखनीय है, जिसे निरंतर चिंता का विषय समझा जा सकता है। हालांकि FY24 और FY25 में मजबूत रिकवरी को देखते हुए यह मात्र अस्थायी गिरावट प्रतीत होती है, जिसके पीछे शायद परियोजना विशिष्ट मार्जिन दबाव या उच्च ब्याज दरें हो सकती है। कर्ज की कहानी, राक्षस का वध। अब उस चार्ट की बात करते हैं जो इस कंपनी के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। FY21 में मैक्रोटेक का डेट टू इक्विटी अनुपात एक चौंकाने वाला 4.36 था। 12 सीधे शब्दों में इसका मतलब ये है कि यह अपने घर की कीमत से 4 गुना अधिक कर्ज जैसा था। यह एक स्तर का लिवरेज है जो निवेशकों को चिंतित कर देता है। लेकिन देखें कि बाद में क्या हुआ। मार्च 2025 तक उस अनुपात को घटाकर एक व्यवहारिक 0.36 पर लाया गया है। 12 ये रियल एस्टेट जैसे पूंजी गहन क्षेत्र के लिए एक अप्रत्याशित उपलब्धि है। उन्होंने सच में ऋण के राक्षस का वध किया है। ये परिवर्तन कोई संयोग नहीं था, यह उनकी सार्वजनिक लिस्टिंग का सीधा परिणाम था। 2010 और 2018 में 2 असफल IPO के बाद कंपनी ने स्पष्ट रूप से समझा कि सार्वजनिक बाजार से निवेशकों को आकर्षित करने के लिए अपनी बैलेंस शीट को साफ करना आवश्यक है। 2021 का IPO एक उत्प्रेरक था, जिसने आवश्यक पूंजी और अनुशासन प्रदान किया ताकि वे अपने ऋण को कम कर सके। स्टॉक चार्ट, तकनीकी विश्लेषण, मैराथन धावक का धैर्य। तो अब चार्ट के दिग्गजों के लिए चलिए तकनीकी बात करें। स्टॉक मूल्य हमें क्या बता रहा है? वर्तमान आंकड़े अक्टूबर 2025 के मध्य तक स्टॉक लगभग 1172 रुपीस पर कारोबार कर रहा है। 1252 सप्ताह का उच्च स्तर 1534 रुपीस है और 52 सप्ताह का निचला स्तर 1035 रुपीस है। 14 इससे ये स्पष्ट है कि स्टॉक अपने वार्षिक उच्च स्तर के मुकाबले अपने निचले स्तर के करीब कारोबार कर रहा है। बुल्स यहाँ निश्चित रूप से कुछ समय से छिपे हुए हैं। स्टॉक पिछली तिमाही में करीब 17% गिर चुका है। 14 ध्यान देने योग्य स्तर चार्ट को देखकर कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों की पहचान की जा सकती है। सपोर्ट 1035 रुपीज से 1100 रुपीज रेंज में स्टॉक के लिए ठोस आधार है। वह जगह है जहां निवेशकों ने शेयर खरीदने के लिए रुचि दिखाई है। यदि कीमत इस स्तर से ऊंची जाती है तो यह एक सकारात्मक संकेत हो सकता है। यदि यह इस स्तर से नीचे गिरता है तो और गिरावट की संभावनाएं बढ़ती हैं। रेजिस्टेंस, पुनर्वृद्धि के अवसर पर पहला चार्ज 1200 रुपीज का मनोवैज्ञानिक तिरछा स्तर है, जो हाल ही में एक पलटाव बिंदु बना है। इसके ऊपर बुल्स के लिए अगली चुनौती 1300 रुपीज के क्षेत्र को पुनः हासिल करना होगा। संकेतक RSI की कहानी। अब चलिए एक बेहद लोकप्रिय संकेतक RSI या रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स पर नजर डालते हैं। वर्तमान में लोरा का 14 दिवसीय RSI 31.8 पर स्थिर है। 15 अनजान लोगों के लिए RSI स्टॉक के लिए एक स्पीडोमीटर है जो मूल्य हलचलों की गति और बदलाव का आकलन करता है। 30 से नीचे कोई भी सामान्य रूप से ओवरसोल्ड माना जाता है और 70 से ऊपर ओवरबॉट माना जाता है। 31.8 पर ये स्टॉक एक थक चुके मैराथन धावक की तरह दिखता है जो दीवार के सहारे झुका है। इसका मतलब यह नहीं है कि वह गिरने वाला है, लेकिन ये संकेत देता है कि वह ढलान पर दौड़ते दौड़ते थक चुका है और शायद एक स्थगन या पलटाव की संभावना है। यहाँ दिलचस्प ये है कि कंपनी के प्रदर्शन और उसके स्टॉक मूल्य के बीच स्पष्ट विभाजन है। मैक्रोटेक ने रिकॉर्ड वार्षिक परिणाम दिए हैं और फिर भी स्टॉक की स्थिति स्पष्ट रूप से नकारात्मक ओर जा रही है। ये बताता है कि बाजार कुछ और ही मूल्यांकन कर रहा है, एक ऐसा जोखिम जो रिपोर्ट पर नहीं दिखता। संभावित कारण, पूर्व निदेशक से जुड़े कॉर्पोरेट गवर्नेंस विवाद की युवा सुर्खियां जो सितंबर 2025 में आई।
18 इससे ये पता चलता है कि स्टॉक मूल्य वित्तीय प्रदर्शन की तुलना में विश्वास और शासन पर चिंताओं से अधिक प्रभावित हो रहा है, जो किसी भी संभावित निवेशक के लिए चिंताजनक है। बेंजामिन ग्राहम मूल्यांकन क्या ग्रंथ वामन कहेंगे कि हाँ? बेंजामिन ग्राहम वॉरेन बफे के महान गुरु, वैल्यू इन्वेस्टिंग के जनक थे। उनके पास एक स्टॉक के आंतरिक मूल्य का आकलन करने का सूत्र है, यह वास्तविक कीमत क्या है जो सामान्य बाजार विहार से परे है। ये पुरानी पाठशाला है, यह नियंत्रक है और यह एक अच्छी कहानी के लिए ज्यादा पैसों का भुगतान करने से नफरत करता है। तो चलिए लोरा को ग्राहम की कसौटी पर परखते हैं। अभी एक महत्वपूर्ण वार्निंग। ग्राहम ने अपनी पुस्तक में एक फुटनोट डाला था जिसमें कहा गया था कि उनका सूत्र पूरी तरह से पालन करने वाला कोई पवित्र ग्रंथ नहीं है, बल्कि अन्य विकास सूत्रों के परिणामों के मॉडलिंग के लिए है। 20 तो हम परिणाम को थोड़ा सावधानी के साथ लेंगे। आइए अक्टूबर 2025 तक के आंकड़ों पर नजर डालें। एप्स पिछले वित्तीय वर्ष 525 का प्रति शेयर आय एप्स 27.76 रुपीस था। 14G ये सबसे व्यक्तिपरक हिस्सा है। विश्लेषकों ने अगले कुछ वर्षों में 20-25% की उच्च वृद्धि की भविष्यवाणी की है। 23 ग्राहम हमेशा उच्च पूर्वानुमानों के प्रति सतर्क रहते थे। संवेदनशीलता को संरेखित करने के लिए चलिए हम 15% की सलाहित दीर्घकालिक विकास दर लगाते हैं। आंतरिक मूल्य लगभग 916 रुपीस आता है। निष्कर्ष, वर्तमान बाजार मूल्य लगभग 1172 रुपीस के आसपास घूम रहा है, तो बेंजामिन ग्राहम की आत्मा शायद सहमति में हिलाती होगी। इस पारंपरिक मूल्य आंकड़े के अनुसार स्टॉक फिलहाल ओवरवैल्यूड है। ये परिणाम वैल्यू और ग्रोथ इन्वेस्टिंग के बीच क्लासिक संघर्ष को उजागर करता है। कंपनी अविश्वसनीय विकास संख्याएं प्रदान कर रही है, जिसके कारण बाजार ने प्रीमियम मूल्यांकन किया है। हालांकि ग्राहम का सूत्र इस प्रीमियम को जांचता है और कहता है, यहाँ सुरक्षा का कोई मार्जिन नहीं है। ये हमें बताता है कि वर्तमान स्टॉक मूल्य उन उच्च विकास अपेक्षाओं पर बहुत अधिक निर्भर करता है जो आने वाले वर्षों में पूरी हों। यदि वह कहानी कभी लड़खड़ाती है, तो इसके मूल्य में गिरावट की काफी संभावनाएं हैं। पक्ष बनाम विपक्ष, बुल और बेयर की प्रतिस्पर्धा। तो हमने व्यवसाय, वित्तीय स्थिति, चार्ट और मूल्य मूल्यांकन को देखा है। चलिए इसे क्लासिक बुल बनाम बेयर के मुकाबले में संगठित करें। बुल केस, आशावादी दृश्य। एक संगठित उद्योग में मार्केट लीडर। लोरा मुंबई महानगर क्षेत्र में एक प्रमुख शक्ति है, जहां भारत का सबसे मूल्यवान और लचीला रियल एस्टेट बाजार है और उनके पास प्रभावित करने वाली 10% की बाजार हिस्सेदारी है। 10 संपूर्ण रियल एस्टेट उद्योग संरचित हो रहा है, जिसका मतलब ये है कि लोरा जैसे बड़े, संगठित और मजबूत वित्तीय खिलाड़ी छोटे, असंगठित निर्माताओं से व्यवस्थित रूप से बाजार हिस्सेदारी ले रहे हैं। यह एक शक्तिशाली दीर्घकालिक उपकार है। 26 किले जैसी बैलेंस शीट, ये बहुत बड़ी बात है। कर्ज की समस्या जो उन्हें वर्षों तक कष्ट देती रही, अब हल हो गई है। केवल 0.36 का डेट टू इक्विटी अनुपात अब उनकी बैलेंस शीट कमजोरी का कारण नहीं, बल्कि ताकत का स्रोत है। यह उन्हें मंदी में सहारा और अवसर बुनाने में मदद करता है। 12 स्पष्ट विकास की पाइपलाइन। उनके पास भविष्य में कार्यान्वित करने के लिए बहुत सारी परियोजनाएं तैयार हैं। कंपनी अकेले एमएमआर में 3800 एकड़ के विशाल भूमि बैंक का दावा करती है, जिसमें 300 मिलियन वर्ग फुट से भी अधिक की विकास क्षमता है। 9 वे लगातार नई परियोजनाएं जोड़ रहे हैं और उनकी प्री सेल्स संख्या मजबूत बनी हुई है, जो बेहतर भविष्य हेतु स्पष्ट संकेत करती है। 16 उच्च विश्वास शेयरधारक। जब कंपनी को सबसे अच्छी तरह जानने वाले लोग सच्चे विश्वास के साथ जुड़ते हैं, तो यह एक मजबूत संकेत है। जून 2025 तक प्रमोटरों लोरा परिवार के पास 72% से अधिक की हिस्सेदारी थी और विदेशी संस्थागत निवेशकों FIIs ने अपनी होल्डिंग बढ़ाकर लगभग 25% तक पहुंचा दी थी। 29 यह अंदरूनी और वैश्विक निवेशकों से विश्वास का एक मजबूत आभास है। बेयर केस, सावधान रहने के कारण प्रमुख शासन का संकट, यही बड़ा अनियोजित हाथी है। सितंबर 2025 में संस्थापक के पूर्व निदेशक राजेंद्र लोरा को 8510 INR की कथित धोखाधड़ी में गिरफ्तार किया गया था। 18 ये गंभीर आरोप उनके कोर में व्याप्त नियंत्रण के बारे में सवाल उठाते हैं। पारिवारिक झगड़ों के साए। भाइयों अभिषेक और अभिनंदन लोरा के बीच का विवाद, एक सार्वजनिक 5010 INR का ट्रेडमार्क मामला, हाल ही में अप्रैल 2025 में सुलझाया गया। 11 यह विजयी समाधान एक सकारात्मक संकेत है, लेकिन ये परिवार द्वारा संचालित व्यवसाय के साथ आंतरिक विभिन्नता के इतिहास की ओर इशारा कर रहा है।
32 भौगोलिक एकाग्रता का डर। अपनी सभी सफलताओं के बावजूद लोढ़ा अभी भी मुंबई पर बहुत निर्भर है। इसी एक विशाल बाजार पर निर्भरता का आशंका उन्हें कमजोर बनाती है। MMR में एक क्षेत्र विशेष की आर्थिक मंदी, उसके नियमों में बदलाव या प्राकृतिक आपदाएं उनके कारोबारी स्थिति पर गंभीर असर डाल सकती है। 9 मूल्यांकन प्रीमियम। जैसा कि हमने ग्राहम के विश्लेषण में देखा, स्टॉक सस्ता नहीं है। बाजार कई वर्षों की मजबूत वृद्धि का मूल्यांकन कर रहा है। यदि वे इन अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतरते हैं या यदि बाजार की धारणा पलट जाती है तो स्टॉक में काफी गिरावट आ सकती है। अंत में लोढ़ा के लिए संपूर्ण निवेश की प्रक्रिया एक गहरा संघर्ष तय करती है। उनके अविश्वसनीय विकास की कहानी में निवेश करने के लिए एक उच्च विश्वास की आवश्यकता है। बुल केस उनके अभूतपूर्व वित्तीय परिवर्तन और बाजार पर नियंत्रण के बारे में है। बेयर केस इस बात पर नजर रखता है कि क्या आप लोगों पर भरोसा कर सकते हैं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि विकास का परिणाम शेयरधारक मूल्य के रूप में सामने आए। महत्वपूर्ण जांच, धोखाधड़ी और वैश्विक महत्वाकांक्षाएं। आइए मामलों के 2 प्रमुख विवादों की गहराई से जांच करते हैं। पहले, राजेंद्र लोढ़ा के धोखाधड़ी का मामला। ये सबसे बड़ा और दबाव वाला मुद्दा है। एक पूर्व पूर्णकालिक निदेशक, जिसे मैक्रोटेक द्वारा ही दायर एक शिकायत के बाद सितंबर 2025 में गिरफ्तार किया गया। 19 आरोप ये है कि उन्होंने धोखाधड़ी वाले लेनदेन की एक श्रृंखला को अंजाम दिया और कंपनी की संपत्ति को बहुत ही कम द्वार की कीमतों पर बेच दिया, जिससे 8510 INR से अधिक का नुकसान हुआ। एक तरफ ये सकारात्मक संकेत है कि वर्तमान प्रबंधन ने स्थिति को पहचाना और कानूनी कार्रवाई की। दूसरी ओर ये चेतावनी की एक बड़ी विफलता का संकेत है। यह अच्छी बात है कि वे स्थिति को संभाल रहे हैं, लेकिन अभी भी यह जानने की जरूरी है कि और कौन से राज छुपे हो सकते हैं। दूसरा, लोढ़ा ब्रदर्स का ट्रेडमार्क विवाद। यह एक पारिवारिक लड़ाई थी जो अदालतों तक पहुंच गई। अभिषेक लोढ़ा ने अपने भाई अभिनंदन के खिलाफ लोढ़ा ब्रांड नाम के इस्तेमाल को लेकर 50010 INR का केस दाखिल किया। यह विवाद अप्रैल 2025 में सौहार्दपूर्वक समाप्त हुआ। समझौते के तहत मैक्रोटेक को लोढ़ा और लोढ़ा ग्रुप के ब्रांडों का विशेष अधिकार मिला। 11 इस विवाद का समाधान निवेशकों के लिए एक सकारात्मक संकेत है। वैश्विक प्रदर्शन। जबकि लोढ़ा भारत केंद्रित कंपनी है, उनकी एक सराहनीय अंतर्राष्ट्रीय उपस्थिति भी है। 2013 और 2014 के बीच उन्होंने लंदन के प्रमुख बाजार में 2 महत्वपूर्ण साइटें हासिल की। वहां उन्होंने ग्रोसवेनर स्क्वायर और लिंकन स्क्वायर में 2 अल्ट्रा लग्जरी आवासीय परियोजनाएं बनाई। ये परियोजनाएं गर्व से सफल रही हैं। इसे 2021 के अंत तक एक तिमाही में हुई बिक्री से स्पष्ट किया गया, जो कि 191 पाउंड मिलियन या लगभग 190010 INR की थी। इस मजबूत प्रदर्शन ने उन्हें समय से पहले अंतर्राष्ट्रीय ऋण चुकाने और महत्वपूर्ण रूप से अपने घरेलू विकास को निधि देने और अपनी बैलेंस शीट को मजबूत करने में मदद की। उनका लंदन का अनुभव केवल एक घटनाक्रम नहीं था, यह एक लाभदायक उपक्रम था जिसका उदाहरण पेश किया कि वे वैश्विक स्तर पर जटिल, उच्च दांव वाली परियोजनाओं को संभाल सकते हैं। तो ये हमें मैक्रोटेक डेवलपर्स के साथ कहां खड़ा करता है? आपके पास यहाँ 2 पूरी तरह से अलग लेकिन समान रूप से आकर्षक कहानियां हैं। एक बुल कहानी है, एक बाजार में उत्कृष्टता रखने वाला रियल एस्टेट दिग्गज जो सबसे प्रभावशाली वित्तीय परिवर्तनों में से एक का अनुभव कर चुका है। उन्होंने अपने कर्ज को साफ कर लिया है और भारतीय रियल एस्टेट में अपने भविष्य को गढ़ने के लिए पूरी साजो सामान के साथ तैयार है। दूसरी कहानी बेयर है, एक ऐसा कॉर्पोरेट जो अपने प्रशासन के विषयों में गंभीर सवालों का सामना कर रहा है। घोटाले और पारिवारिक संघर्षों की लंबी छाया मिलकर जोखिम भरा स्थिति पेश करती है। आखिर में आज लोढ़ा में निवेश करना इस पर निर्भर करेगा कि क्या उनका असाधारण विकास उनके सामने आए जोखिमों से कहीं अधिक मजबूत है। क्या एक बढ़ते क्षेत्र में प्रमुखता रखने का संभव लाभ उन चिंताओं के साथ आता है? ये प्रश्न है जिसका उत्तर आपको अपने अनुसंधान और सामर्थ्य पर आधारित करना चाहिए। और अत्यंत महत्वपूर्ण, यह वीडियो केवल शैक्षिकी और मनोरंजन के उद्देश्य से है। मैं कोई वित्तीय सलाहकार नहीं हूं और यह किसी भी शेयर को खरीदने या बेचने की सलाह नहीं है। कृपया किसी भी निवेश निर्णय से पहले अपने तरीके से उचित निष्कर्ष निकालें। धन्यवाद कि आपने देखा और अगले वीडियो में मिलेंगे।